अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इस पर कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसमें बेहतरी भी इंसान की ही है, क्योंकि जब आप अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हैं, जब आप साफ़ पानी पीते हैं, जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वर्जिश करते हैं और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना वो लाइफ़स्टाइल अपनाते हैं जो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, तो हमेशा आपकी सेहत को वो अच्छा ही रखता है। आज के हमारे टॉपिक पे हम एक अवेयरनेस बेस्ड बात करने जा रहे हैं, अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम करने जा रहे हैं। दैट इज़, हम बात करेंगे गुर्दों पे, हम बात करेंगे किडनीज़ पे। देखिए, जो गुर्दे हैं उनका आपके जिस्म में एक बड़ा अहम रोल है, ठीक है। और इस रोल पर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे गुर्दे ख़राब क्यों होते हैं, वजूहात क्या हैं, फिर किन किन बीमारियों की वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं, फिर जो आपके गुर्दे फेल होते हैं वो कौन सी कंडीशन है कि जब आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं और आप डायलिसिस पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्या डायलिसिस इतना ही ख़तरनाक स्पॉट है या इतना ख़तरनाक जगह है या पॉइंट है कि उसके बाद ज़िंदगी में वापस आना नामुमकिन है। इस पर बात करेंगे, राय लेंगे डॉक्टर्स की, राय लेंगे हम डाइटिशियंस की कि किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल में बेहतरी ला सकते हैं जो आपके किडनीज़ को बचा सकते हैं और आपको लंबी ज़िंदगी दे सकते हैं, और आप अपने किडनीज़ की ख़राबी से बच सकते हैं, आप डायलिसिस से बच सकते हैं। और हाँ, आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि जब आप डायलिसिस पर शिफ्ट होते हैं तो वो मरीज़ जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो किडनीज़ के इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, अगर वो उनके गुर्दे ख़राब हैं या फेल हो चुके हैं या वो डायलिसिस में हैं, तो क्या उसमें जो फूड है वो एक अहम रोल रखता है, क्या ग़िज़ा उसमें एक अहम किरदार अदा करती है, और अगर ग़िज़ा खानी है आपने तो प्रोटीन्स किस तरह से लेने हैं, कार्ब्स किस तरह से लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए किडनीज़, हम गुर्दों की बात करें तो बड़ा एक अहम उज़्व है हमारा इंसानी जिस्म का। ऑफ कोर्स एक तो इसका जो काम है वो आपके खून को साफ़ करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जहरीले मादों को खारिज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिस्मानी तवाज़ुन को बरकरार रखने में गुर्दे बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। इस हवाले से बात करें, फोर्स डॉक्टर अहमद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमेशा हमें इस किस्म के जब भी हम टॉपिक्स पर बात करते हैं तो आप हमें वक्त देते हैं। आप MBBS CPS फैसलाबाद और प्रोफेसर हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं। सर, डॉक्टर साहब से हम इस सवाल से बात करें। सर, कैसे, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आप। डॉक्टर साहब, गुर्दे हमारे जिस्म का बड़ा ही अहम उज़्व है, सबसे पहले इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें जिस तरह दिल, फेफड़े, दिमाग और जिगर काम कर रहा होता है, इसी तरह गुर्दे हमारे जिस्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। तो गुर्दे दो होने का हमें फ़ायदा भी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि अगर दो गुर्दों में से एक गुर्दा मुकम्मल तौर पे भी काम करना छोड़ दे, या जिस तरह हम अपना एक गुर्दा किसी अजीज़ रिश्तेदार को दे देते हैं कर देते हैं ऑपरेशन के लिए, तो सिर्फ़ एक गुर्दे के ऊपर भी हमारी ज़िंदगी चल सकती है। लेकिन इन दो गुर्दों को हमें मिसयूज़ करने की बजाय इसका हमें एडवांटेज लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर चलें अब, क्योंकि अब बात हम थोड़ा इस तरफ आई है तो इस पर थोड़ी सी हम रोशनी भी और मज़ीद बात कर लेते हैं। अगर एक जो आपका किडनी है उस पर क्या वो जो सेहत पर असरात वो सेम रहते हैं या थोड़ी तबीयत में तब्दीली होती है, सेहत पे थोड़ा फ़र्क होता है अगर आपका एक गुर्दा ठीक हो और एक आप डोनेट कर दें या एक आपका नहीं काम कर रहा, मिसाल के तौर पे? देखिए, दो गुर्दों में से अगर एक गुर्दा मुकम्मल तौर पे निकाल दिया जाए तो इंसानी सेहत के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जो एक गुर्दा बच जाता है वो भी अगर किसी हद तक मुतासर हो जाए किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, बल्कि ये कहा जाता है कि जो एक गुर्दा है उसका भी हाफ गुर्दा अफेक्ट हो जाए तब भी इंसानी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा खातर खा फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यानी आपके जो टोटल किडनी फंक्शन है इसका ओवरऑल 25% तक रह जाता है, जब एक गुर्दा भी हाफ अफेक्ट हो गया और हाफ रिमेनिंग 25% रह गया। हाँ, वहाँ तक गुर्दे आपका साथ देते हैं। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा अपने गुर्दों के साथ ज़्यादती करते हैं तो फिर गुर्दे जो है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे कि आपने एक बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ ऐड ऑन की है कि अगर आपका एक गुर्दा ख़राब है, दूसरा भी अगर आधा ख़राब है, तब भी कोई ख़ास सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो लोगों के दरमियान तो सर, ये लोगों के दिल में तो बहुत डर है इस चीज़ को लेके। नहीं, वो डर और खौफ तो अच्छी चीज़ है। डर और खौफ आपको एहतियाती तदाबीर की तरफ लेके जाती है कि आप एहतियात करें, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। लेकिन ये तो हर किसी को पता है कि एक गुर्दा जिस्म से निकालने से कोई खतर खा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दूसरा गुर्दा रह जाता है उसके ऊपर आप एहतियात ज़रूर करें। उसमें भी काफ़ी हद तक गुंजाइश होती है थोड़ी बहुत इन्फेक्शन बर्दाश्त करने की, शुगर, ब्लड प्रेशर
और इनके असरात बर्दाश्त करने की गुंजाइश होती है, लेकिन जब दूसरा गुर्दा भी मुकम्मल तौर पे नाकारा हो जाता है तो फिर पेशेंट जो है वो गुर्दे वॉश की तरफ चला जाता है। डॉक्टर साहब थोड़ा हम डिटेल की जानिब जाएंगे। डिटेल्स में मुझे हम अभी एक बात करेंगे, फिर हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। मुझे बताइए कि ये जो ब्लड प्रेशर और जो शुगर के मरीज़ हैं, इनके जो हमारे सुनने में आता है कि गुर्दे इनके बहुत जल्द ख़राब होते हैं, जो स्पेशली शुगर के मरीज़ों, बीपी के मरीज़ों, इस पर थोड़ी सी हमें डिटेल दीजिए। ये आपने बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात की है। जो गुर्दे फेल होने की इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इसमें ऑलमोस्ट 70% केसेस सिर्फ़ और सिर्फ वो होते हैं जिन्हें शुगर का मर्ज़ लाहक होता है। यानी अगर ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे वॉश हो रहे हैं या जिन्होंने गुर्दे नए डलवाने हैं, 100 पेशेंट्स होंगे, उनमें से 60 या 70 पेशेंट तो सिर्फ़ और सिर्फ वो होंगे जिनके गुर्दे उनकी शुगर ने ख़राब किए हैं। बाकी 30% लोग रह जाते हैं। उन 30% में से भी 15 से 20% लोग सिर्फ ऐसे होंगे जिनके गुर्दे उनके ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब हुए हैं। ठीक है, ब्रेक की जानिब जाते वापस आते हैं। देयर आर लॉट मोर क्वेश्चंस जो कि आज के हम प्रोग्राम में आज के टॉपिक से रिलेटेड शामिल करेंगे। हमारे साथ ऑलरेडी खौती साहब हम वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए, देखें शुगर के पेशेंट के गुर्दे ख़राब होते हैं, दैट्स फॉर श्योर। इससे बचा कैसे जा सकता है, या अपने गुर्दों को सेफ आप कैसे रख सकते हैं? शुगर और ब्लड प्रेशर ये दो मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं। तो बुनियादी तौर पे शुगर और ब्लड प्रेशर ही को कंट्रोल करना गुर्दे ख़राब होने से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को शुगर है उन्हें भी अगर 2-4 साल 5 साल हुए शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हुए तो इतनी आसानी से गुर्दे ख़राब नहीं होते। आम तौर पे 10, 15 या 20 साल तक जब आपका मर्ज़ शुगर का चलता रहता है और आप लापरवाही बरतते हैं तो फिर आपके गुर्दे जो हैं वो ख़राब होना शुरू होते हैं। शुगर हाई है तो आपके गुर्दे भी इफेक्ट होंगे, दैट्स फॉर श्योर। जी बिल्कुल, अगर शुगर आपकी कंट्रोल में चल रही है तो कंट्रोल शुगर जो है वो आमतौर पे 20, 25, 30 साल तक भी अगर चलती रहे, इवन कि 40 साल तक भी चलती रहे, लेकिन आपने शुगर को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है, तो फिर आपके गुर्दों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड है, जैसे कुछ लोगों की शुगर 400, 500, 550 तक रहती है और वो उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, तो उसमें तो फिर शायद 4-5 साल भी शुगर आपको टाइम नहीं देगी और आपके दोनों गुर्दों को नकारा कर देगी। बीमारियों पे बात करना चाहूँगा मैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सबसे पहले आपके गुर्दों को इफेक्ट करती हैं, ताकि देखने वालों को पता हो कि अगर वो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं तो सबसे पहले अपने आप को सेफ कैसे करना है, स्पेशली गुर्दों की बीमारी के हवाले से, गुर्दों की खराबी के हवाले से। अच्छा, शुगर के बाद दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर का मसला है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, 170, 180, 200 तक जाएगा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, तो वो गुर्दों को बहुत जल्दी नकारा कर देगा। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा अगर हम बात करते हैं तो उनमें बेतहाशा अद्वियात हैं जो कि गुर्दों को ख़राब करती हैं। उनमें से रूटीन में भी आप घर में भी लेते रहते हैं? जी बिल्कुल, इनमें से ऑन द टॉप है पेन किलर्स, जैसे बहुत सारी गोलियां, डिक्लोफेनेक फार्मूला है, आइबुप्रोफेन फार्मूला है, बहुत सारी दवाइयां सर दर्द के लिए ले रहे हैं, जोड़ों के दर्द के लिए ले रहे हैं, या घर में खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के मशवरे से कि सर दर्द ये गोली ले लो और ये ले लो। वो उन अद्वियात का जब बेजा इस्तेमाल होता है तो गुर्दे नकारा हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें एलोपैथिक मेडिसिन भी हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं, हकीमी कुश्ते हैं। हकीमी कुश्तों में मेटल्स यूज़ होती हैं जिसमें गोल्ड, चांदी और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उन कुश्तों में, जो कि गुर्दों को मुकम्मल तौर पे नकारा कर देती हैं। ठीक है। तो इसी तरह दूसरी बहुत सारी होम्योपैथी पुड़ियाँ हैं, वो गुर्दों को ख़राब करती हैं। स्टीरॉइड्स जो हैं वो गुर्दों को नकारा कर देते हैं। और एंटीबायोटिक्स अद्वियात हैं, ख़ास तौर पे जब हैवी डोज में देनी पड़ती है। पेशेंट को कोई और इन्फेक्शन है, उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन चल रही है, मरीज़ को हॉस्पिटल में दाखिल किया, दवाइयाँ दी तो उससे भी गुर्दे नकारा हो जाते हैं। गुर्दों की इन्फेक्शन आ जाती हैं, गुर्दों में पीप पड़ गई और मसाने की बार बार इन्फेक्शन हो गई गुर्दों में, या मसाने में पेशाब की रुकावट की वजह से गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये अलामात है जिससे आपको पता चलता है कि गुर्दे में खराबी शुरू हो गई है। ये सारी इसकी वजूहात हैं। अलामात जो हैं, अलामात से मुराद ये है कि मरीज़ को शिकायत क्या होगी। बहुत सारे मरीज़ होते हैं उनके गुर्दे ख़राब होते हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा होता, और उनकी अलामात जो हैं वो बिल्कुल कोई ख़ास अलामात नहीं होती। अगर गुर्दे आपके ख़राब हो चुके हैं और आपके नोटिस में नहीं है, हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब रहने लगे, आपको भूख लगना बंद हो जाए, आपकी नींद ख़राब होना शुरू हो जाए, आपके जिस्म में कमज़ोरी, नकाहत और इमेसिएशन आप फील करते हैं। फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मुझे भूख क्यों नहीं लग रही, मेरी तबीयत में चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है।
तो उस वक्त फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके बुनियादी टेस्ट करवाते हैं। जितने भी बुनियादी टेस्ट होते हैं उनमें अक्सर गुर्दों के टेस्ट और पेशाब के टेस्ट शामिल होते हैं। तो उसमें पता चल जाता है, जब आपका यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर पता चलता है कि आपके गुर्दे मुतासर हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब क्योंकि हम होम रेमेडीज़ की जब अक्सर बात करते हैं तो जो एक फैमिली के अंदर, जैसे हमने जिक्र भी किया है कि सर दर्द की दवाइयाँ, पेट की दवाइयाँ जो मखसूस घर में पड़ी होती हैं फर्स्ट एड में, हम वो इस्तेमाल करते हैं। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जो पेन किलर्स हैं वो ज़रा सी भी कोई पेन होती है तो फौरी तौर पर ये जो मखसूस दवाइयाँ, पैनाडोल वगैरह, डिस्प्रिन हो गई, ये चीज़ें आप रूटीन में डेली बेसिस पे भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी हमें इसमें बहुत अफाका होता है, कोई भी मसला हो तो हम ये खाते तो हम फौरी रेडी हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। क्या ये तरीकाकार ठीक है गुर्दों के लिए भी और आम आदमी के लिए भी? नहीं, ये तरीक़ाकार बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपको अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। और बिलखुसूस मैं ये कहता हूँ, हमारे जिस्म में जितने भी ऑर्गन्स हैं अल्लाह ताला ने उन्हें इतना लचकदार बनाया और फ्लेक्सिबल बनाया कि वो आपको अच्छा खासा टाइम देते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी कि 2 गुर्दों में 1 गुर्दा भी नकारा हो जाए तो आपकी सेहत के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता, यानी अल्लाह ने आपको 1 गुर्दा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। लेकिन आप जब एक्सट्रीम लेवल की बद परहेज़ी करते हैं तो फिर आपके दोनों गुर्दे नकारा होते हैं। अब पेन किलर 1-2 अगर आप ले लेते हैं मजबूरी से, जैसे कि लिए जाते हैं, तो वो तो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन हम घरों में देखते हैं, उनकी ये आदत बन जाती है। घर में थोड़ा बहुत काम काज किया, थकावट हो गई, सर दर्द हो गया, कमर दर्द हो गई, तो साथ ही पेन किलर्स लेना शुरू कर देती हैं। और कुछ पेशेंट जिनके गुर्दे ख़राब होते हैं, जब मुझसे पूछा जाता है 5-5, 6-6 साल से रेगुलर मेडिसिन लिए जा रही हैं और अपनी मर्ज़ी से कि जी इससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है, इससे मुझे सुकून की नींद आती है, इससे मुझे जोड़ों में दर्द नहीं होता, तो वो लिए जा रही हैं डॉक्टर के मशवरे से। तो जब आप इतनी ज़्यादा बेएहतियाती करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है आपके गुर्दे जो हैं वो नकारा हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो पानी और ग़िज़ा, अब हम थोड़ा इसकी जानी बातें हैं, पानी और ग़िज़ा किस कदर अहमियत का हामिल है, स्पेशली हमारे किडनीज़ के हवाले से? जी, पानी और ग़िज़ा, पानी वाफर मिकदार में इस्तेमाल करने से जब आपको खुल के पेशाब आएगा तो फिर गुर्दों में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। मसाने में इन्फेक्शन नहीं होती। जी बिल्कुल, गुर्दे में और मसाने में जो छोटी मोटी पत्थरियाँ बन रही होती हैं, रेत के ज़रात इकट्ठे हो रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में गुर्दों की पत्थरियाँ भी बनती हैं जो गुर्दों को ख़राब करती हैं। तो वाफर मिकदार में पानी लेने से कम ये छोटे मोटे मसले तो आपके हल होते रहेंगे। जो पथरी, आप हम क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं कोई पेशेंट होता है जो गुर्दे में पथरी के इस मर्ज को लेके चल रहा होता है, पथरी पैदा करने वाली कौन कौन सी चीज़ें ये बताएं ताकि उसको एटलीस्ट आप अपनी लाइफस्टाइल से तर्क करें। पथरी, देखिए, पथरी पैदा होने की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिहाइड्रेशन। जब जिसमें पानी की कमी होगी तो हमारे गुर्दे जब ब्लड को फ़िल्टर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर किसी भी आमतौर पे ये पथरियाँ जो हैं कैल्शियम की बनी हुई होती हैं या फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। मैग्नीशियम एक्सेस डोज में लेने से पथरियाँ बन सकती हैं। तो जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से छोटे छोटे ज़रात जो है वो आपस में मिलके छोटी छोटी पथरियाँ बना देते हैं। तो इसलिए हम गुर्दों की पथरियों को पहले केमिकल एनालिसिस करवाते हैं। केमिकल एनालिसिस करवा के हम ये देखते हैं कि किस चीज़ की ज़्यादती की वजह से पथरियाँ बन रही हैं। उन चीज़ों से हम पेशेंट को आमतौर पर रोक देते हैं। कुछ लोगों में यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से गुर्दे में पथरियाँ बनती हैं, तो एक्चुअल जो उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो तो टाइप ऑफ पथरी के ऊपर होता है कि कौन से स्टोन्स बन रहे हैं। लेकिन जनरली इसमें बड़े गोश्त का परहेज़ और बाज़ारी खाने का परहेज़, इन चीज़ों को परहेज़ से और पानी वाफर मिकदार में इस्तेमाल करने से इन मसलों से हम बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएं, ये जो गुर्दे फेल हो जाने वाली कंडीशन है, डायलिसिस वाली जो कंडीशन है, हमने देखा है कि जो लोग डायलिसिस में आ जाते हैं गुर्दे फेल होने के बाद, वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, एक तो गुर्दे वॉश होते रहते हैं, एक साइकोलॉजिकल वो आप मेंटल इतने इल हो जाते हैं, इलनेस हो जाती है, परेशानी एक साइकोलॉजिकली टेंशन हो जाती है, फिर वो आपकी सेहत के पर भी असरात अपने उस तरह से छोड़ती है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो गुर्दे फेल हो जाने वाली कंडीशन है, इसमें इस पर एंड होने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम किया जाए तो एटलीस्ट आपके गुर्दे बच जाए? जी, वो एहतियाती तदाबीर पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने अपनी बीमारियों को कंट्रोल करना है। जितने आपके दायमी अमराज हैं उन्हें आप कंट्रोल में रखेंगे तो गुर्दे आपके बचे रहेंगे। लेकिन जब गुर्दे वॉश के ऊपर बात चली जाती है तो इसमें एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, लोग जिनकी गलतफहमी है कि एक दफ़ा अगर उन्होंने गुर्दे वॉश करवाने की गलती कर ली तो फिर सारी ज़िंदगी उन्हें गुर्दे वॉश करवाने पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है।
गुर्दे आपको सारी ज़िंदगी इसलिए वॉश नहीं करवाने पड़ते कि आपने एक दफ़ा गुर्दे वॉश करवा लिए हैं तो अब आपके सर्वाइवल को जिस्म आपने की करना है। आदत पड़ गई है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि चूँकि गुर्दे आपके नकारा हो चुके होते हैं मुकम्मल तौर पे, इसलिए अब आपको गुर्दे वॉश करवाने ही पड़ेंगे जब तक कि आप नया गुर्दा नहीं डलवा लेते। और दूसरी बात ये है कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन किसी हद तक ठीक हो सकती है कि जो गुर्दे वॉश के ऊपर चला जाता है उनमें भी बहुत सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है आपका एक ऑर्गन काम कर ही नहीं रहा और आप मशीनों के सहारे से अपना काम चला रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है। गुर्दे जो अल्लाह ने बनाए हैं उनका मुकाबला हमारी मशीनें बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि गुर्दे बहुत सारे ऐसे काम पेशाब बनाने के अलावा भी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में ताज़ा खून पैदा होता है, उसके लिए एक वाइटल सब्सटेंस होता है एरिथ्रोपोइटिन जिसे कहते हैं, वो गुर्दे पैदा कर रहे होते हैं। तो गुर्दे वो जब पैदा नहीं कर रहे होते, हमारे जिस्म में ताज़ा खून भी पैदा नहीं हो रहा था, खून की कमी हो रही होती है, उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात हमारी मशीन जो है ये वाला सब्सटेंस पैदा नहीं करती। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। इसी तरह और बहुत सारे फ़ायदे जो गुर्दे हमारे जिस्म को दे रहे होते हैं हमारी मशीन नहीं दे रही होती। मशीन सिर्फ हमारे जिस्म से फालतू जो फाजिल मादे हैं वो निकाल के पेशाब की शक्ल में बाहर निकाल रही होती है। डॉक्टर साहब अभी चले मैं वैसे ही एक जनरल नंबर के तौर पर अगर आपसे पूछूं तो एक गुर्दा अगर आपने कोई फेल हो गया है और आप उसे रिप्लेस कराना चाह रहे हैं तो एक गुर्दा मतलब कितने तक में उसकी ओवरऑल ऑपरेशन और कॉस्ट पर बढ़ जाती है? सिर्फ एक नंबर, एक जनरल। देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कुछ ऐसे भी हैं जहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप देखें तो ये तकरीबन 60-70 लाख तक भी जाता है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ हेल्थ तो फैसिलिटी। इसीलिए फैमिली के अंदर ज़्यादा होता है कि फैमिली से कोई डोनेट कर दे। जी ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है। पहले आपको पता है कि कारोबार भी होता था और बहुत सारे इस धंधे में लोग इन्वॉल्व थे, तो अब गवर्नमेंट के अच्छे स्टेप की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो ब्लड रिलेटिव है वो ही किडनी डोनेट कर सकता है। इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गन ट्रैफिकिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके अजीज़ रिश्तेदार जब गुर्दा डोनेट करते हैं तो उसकी कंपैटिबिलिटी और दूसरे टेस्ट मैच होने के चांसेस भी बेहतर होते हैं और उसकी एक्सेप्टेंस जो है। पेयर टू का कोई भी उठा कर आपने जोड़ दिया। जी जाहिर बात है, पहले वो कमर्शियल बेसिस भी होता था, किसी गरीब आदमी को मनवा लिया, उसे पेमेंट करके उसे गुर्दा ले लिया, तो अब इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब एक तारीखी कारनामा इस पर आपकी राय बहुत ज़रूरी है। खिंजीर जो पिग है उसका जो गुर्दा है वो इंसानी जिस्म में मुंतकिल किया गया, उसको ट्रांसप्लांट किया गया और ये जो तजुर्बा है ये सक्सेसफुल रहा और ये 2024 का वाक़या है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए ये बहुत ही अच्छी खबर है और मॉडर्न साइंस में ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। इससे पहले पिग का हार्ट जो है वो इंसान में सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है, दिल भी किया जा चुका है। ये दिल बिल्कुल किया जा चुका है। और अभी पिछले साल मार्च 2024 में सूअर के गुर्दे जो हैं गुर्दा वो एक 62 साल शख्स में ट्रांसप्लांट किया गया और उसके बाद वो उसने पेशेंट ने उसे प्रॉपरली फंक्शन किया और बिल्कुल ठीक रहा, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन देखने में नहीं आई। सबसे ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशन जो आती है वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की आती है, ख़ास तौर पे जब दूसरी स्पीशीज़ का ऑर्गन एक स्पीशीज़ में ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो उसमें रिजेक्शन की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए साइंटिस्ट ने उनके पिग के जो किडनीज़ हैं उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया है ताकि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की चांसेस कम से कम हों। हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब एक समझ से बाहर है कि एक दिल और गुर्दा जो खंजीर का है क्या वो इतना कंपैटिबल है विद द ह्यूमन बॉडी कि वो उसी तरीके से वर्किंग करेगा जैसे कि इंसानी गुर्दा वर्किंग करता है? इज दैट पॉसिबल? नहीं देखें, आपकी बात जो कंपैटिबिलिटी वाली वो तो अगर मेरा गुर्दा किसी भी दूसरे इंसान में के जिसमें डाल दिया जाएगा विदाउट एनी टेस्टिंग तो वो भी कंपैटिबल नहीं होगा, शायद ऑन टेबल ही उसकी रिजेक्शन हो जाए जिसे एक्यूट रिजेक्शन कहते हैं। लेकिन हमने कंपैटिबिलिटी बनानी होती है। सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनका ऑर्गन लिया जाता है, फिर ऑर्गन लेने से पहले भी कंप्लीट किस्म की टेस्टिंग होती है जिसमें HLA मैचिंग है, हर किस्म के टेस्ट किए जाते हैं ताकि उसकी एक्सेप्टेंस बन जाए। फिर पॉसिबिलिटीज देखी लीजिए। ब्लड रिलेटिव्स से निकल के किसी भी ह्यूमन बॉडी की अगर कंपैटिबिलिटी बन रही है तो बनती है। लेकिन जहाँ तक पिग की बात है
पिग का किडनी जो है वो इंसानी स्पीशीज़ के साथ सबसे ज़्यादा मोस्ट कंपेटिबल है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पीशीज़। तो इसलिए उन्होंने पिग को इसके लिए सिलेक्ट किया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और फर्दर उसकी एक्सेप्टेंस को उन्होंने बढ़ाने के लिए उसमें उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई भी किया है ताकि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हों। अच्छा डॉक्टर साहब, अब देखिए जिस तरह से हम ओवरऑल इसमें कमी है, देखिए हमें डोनर्स बहुत कम मिलते हैं। अब जैसे कि वैसे ही हुकूमत ने भी कर दिया, गवर्नमेंट ने भी कर दिया कि जी जो ब्लड रिलेटिव है वही सिर्फ डोनेट कर सकते हैं। तो क्या ये इससे की एक कड़ी आपको लगती है कि जहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अगर कोई ब्लड रिलेटिव भी मैच नहीं हो रहा आपकी ह्यूमन बॉडी के साथ, तो फिर आप जानवरों की तरफ आएँ और उसमें फिर पिग की सिलेक्शन करें? देखिए, इसमें हमेशा से ऑर्गन डोनर्स की शॉर्टेज रही है। जैसे कि पहले भी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती थी जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व होती थी, बहुत सारे दूसरे धंधे होते थे। तो इन चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए हमारे साइंटिस्ट जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं। इस केस में भी जो 62 साल शख्स के उन्होंने सूअर का गुर्दा ट्रांसप्लांट किया है, उसकी एक एथिकल लॉजिक ये थी कि उसे कहीं से डोनर अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक कीमती इंसानी जान बचाने के लिए सूअर का गुर्दा जो है वो उसके ट्रांसप्लांट कर दिया, जिसके बाद ये ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल आप ठीक समझते हैं ये, और ये क्या फर्दर आप ये इसको एग्री होंगे कि ये इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स होते रहने चाहिए? जी बिल्कुल, अगर हमें एक वाइबल डोनर ऑप्शन मिल जाती है तो इससे हमारी जो ऑर्गन डोनर्स की शॉर्टेज है उसके ऊपर यानी हमें बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल जाएगी, बहुत बड़ा डोनर बैंक मिल जाएगा हमें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। खबरें ज़रा ब्रेक की जाते वापस आते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है जो आपके किडनीज़ हैं, जो आपके गुर्दे हैं, इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी पूरी बॉडी पे। अब इसमें बीमारियां हैं, इसको आपने किस तरह से अपने मेंटेन रखना है, आज इस हवाले से हम चीज़ों पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए और प्रोग्राम में मज़ीद शामिल। तो खबरदार प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे डाइट पे, बिकॉज ऑफ कोर्स ग़ज़ा हमारा एक बहुत ही अहम जुज़्व है हमारे लाइफस्टाइल का, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ऑफ कोर्स जब हम गुर्दों की बात करते हैं तो ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपकी डाइट का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से बतदरीज पेशेंट्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं पाकिस्तान में स्पेशली, तो इसकी अवेयरनेस आप सब तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हफ्सा नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं और आप ऑफ कोर्स डाइटिशियन हैं, हमें वक्त भी देती हैं, और जब भी हम इस किस्म के टॉपिक्स पे बात करते हैं जो स्पेशली मेडिकली रिलेटेड हो तो आपसे डिस्कशन करना ऑफ कोर्स समझ लें कि बहुत ज़रूरी है। सो डॉक्टर साहब कैसे हम ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो रमज़ान आपको, रमज़ान का तीसरा अशरा आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। बहुत कैसा जा रहा है ये बताएं? बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, रमज़ान के अंदर भी अब जब हम हमारे दस्तरखान की बात करते हैं तो वो जितना हेल्दी या अनहेल्दी फूड से मिक्सचर हमें बना होता है ना, वो तो सेहत खराबी की जानिब लेके जाता ही नहीं, कहीं तो शायद लोग शायद बुरा मान जाए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? रमज़ान को सेहत से अगर हम रिलेट करें तो हमारे लिए ये तो अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है। मैं कहती हूँ कि 70% जो हमारी बीमारियां हैं ना वो रोज़ा रखने से चली जाती हैं। ऐसा ही है क्योंकि हमारी बॉडी सारी की सारी डिटॉक्सीफाई होती है, हमारा जिगर है उसको रेस्ट मिल जाता है, हमारा मैदा है उसको रेस्ट मिल जाता है, हमारे जिस्म के अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरिया बनते हैं, हमारे गट में हम कहते हैं। तो गट बैक्टीरिया जो हैं वो हमें उसको हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो वो जो इतने महंगे महंगे आजकल 15-15, 20-20 हज़ार के गट के सप्लीमेंट्स हैं वो रोज़ा रखने से वैसे ही हमारी गट बनाना शुरू कर देते हैं माशाल्लाह से। तो शुगर के मरीज़ों के लिए रोज़ा बहुत अच्छा है। वो जिनको थोड़ी शुगर है, जिनको अनकंट्रोल्ड है, वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ग्रे एरिया में करें। हाँ, वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मैनेज करें। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। हमारी PCOS है, फीमेल में हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, मेल्स में हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, उनके लिए रोज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल अगर हम ये बात करें वेट लॉस के लिए, ओबेसिटी के पेशेंट्स के लिए रोज़ा बहुत अच्छा है। एक्नी जिनको बनती है उनके लिए रोज़ा बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब एक चीज़ ऐड ऑन, जो दस्तरखान जिस तरह से हम इससे पहले कि हम हमारे मेन टॉपिक पे आएं, थोड़ी सी इस पर भी बात कर लें, ठीक है? जो दस्तरखान हमारा सजता है, जाहिर है उसमें हर तरह की चीज़ें और वो चीज़ें जो रूटीन का हिस्सा नहीं भी होती, और जो मिक्सचर हम एक्चुअली हमारे टेबल के ऊपर सजाते हैं वो कितना अनहेल्दी है, काइंडली इस पर ज़रा रोशनी ज़रूर डालें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में सहरी में जो है खाने के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोटीन, दूसरा फैट, तीसरा आपने रिफाइंड शुगर नहीं खानी। प्रोटीन जो है वो आपको पूरा रमज़ान हेल्दी और एनर्जेटिक रखती है। फ़ैट जैसे कि देसी घी, मक्खन है, आपको ज़्यादा भूख लगने से बचाता है, आपको जो है दिमाग को ताकत देता है। शुगर्स आपने रिफाइंड नहीं खानी, कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएं, जैसे जौ का दलिया बहुत अच्छा है।
रोटी जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके साथ साथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसान अल्फाज में समझाएं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब जिसम में नमकियात का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ आपने देखा है सहरी में सबसे बड़ी गलती, बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं ना, जैसे ही रोज़ा पूरा होता है रखते हैं ना, जैसे टाइम थोड़ा सा रहता है उठा के 10-12 ग्लास पानी के पीना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे जो है वो बॉडी में मज़ीद डिहाइड्रेशन होती है, ना कि हाइड्रेशन मेंटेन होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सहरी में पानी पियेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आपको यूरिनेशन होगी, बार बार वॉशरूम आएगा और बॉडी जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, नमकियात है, वो लूज़ कर जाती है। इसीलिए फिर आपको एनर्जी में कमी भी महसूस होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि सहरी में भी अगर कोशिश करें 1 गिलास नींबू पानी नमकीन जो है वो ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब हम अफ्तारी के हवाले से बात करते हैं तो रोज़ा रख के आपको कोई ऐसी कमी नहीं बॉडी में हो गई कि जो आपने अब पूरी करनी है। हमारे यहाँ अफ्तारी का मतलब ही जो है वो समझा जाता है फ्राई आइटम। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है कि देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वी आर टॉकिंग अबाउट किडनीज। हम बात कर रहे हैं गुर्दों पे, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्लड प्रेशर और जो शुगर के मरीज़ हैं वो बहुत जल्दी अपने गुर्दे ख़राब कर बैठते हैं ड्यू टू दीज डिजीज़ और इन बीमारियों की वजह से। इसमें डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू मुझे नज़र आता है कि इससे पहले कि हम उस स्टेज पर जाएं, वाई नॉट हम इनिशियल स्टेज पे ही अपने फूड को इतना कंट्रोल्ड करें कि वो हमारे बजाय इसके कि देखें अगर हम बीपी या शुगर के पेशेंट हैं तो हम अपनी डाइट को कंट्रोल करें ताकि हमारे जो किडनीज है वो इफेक्ट ना हो। काइंडली इस पर थोड़ा हमें ज़रूर बताएं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं। अच्छा, नॉर्मली हम 3 ग्रुप खाने के होते हैं। एक हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसमें चावल, ब्रेड, रोटी, बिस्किट सारे ग्रुप आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। दूसरा ग्रुप होता है प्रोटीन का, जिसमें सारे गोश्त, दालें, अंडे आ जाते हैं। और तीसरा फैट का होता है। जब भी आपको ब्लड प्रेशर हुआ है या शुगर हुई है तो आपने, नॉर्मल बंदा जो है ना वो 20% प्रोटीन ले सकता है, 15 से 20% तक, 20% तक। सारी के सारे गोश्त, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चिकन, फिश, दालें भी और भी। अच्छा, बड़ा गोश्त भी खाया जा सकता है? नहीं, मैं आपको वो बताने लगी हूँ कि जब भी आपको शुगर होनी है या ब्लड प्रेशर होना है, आपने ये चीज़ याद कर लेनी है कि आपने प्रोटीन को कम करके 12 से 15% तक कर देना है। सिर्फ आपके ओवरऑल जो डाइट है उसमें आपका प्रोटीन का पोर्शन 12% से 15% तक होना चाहिए, क्योंकि गुर्दों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है प्रोटीन के लिए। तो आपकी उसमें रिस्ट्रिक्शन है। और शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बीफ मना है, बड़ा गोश्त मना है, और इसके साथ साथ मटन भी मना है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो पता क्या है, बीफ और मटन के अंदर ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैट मौजूद होता है, चर्बी बहुत ज़्यादा, उसमें नमक ऑलरेडी अल्लाह की तरफ से मौजूद होता है, सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, और हम मज़ीद उनकी कढ़ाइयाँ बना के खाते हैं, मज़ीद उसमें मसाले ऐड करते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी वजह से होता है। अगर फिर भी आप बीपी के पेशेंट हैं या आप शुगर के पेशेंट हैं, आपको बीफ खाना है तो आप उसको स्टीम फॉर्म में ले सकते हैं, वंस अ वीक में एक दफ़ा, अगर आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है। इसी तरह चिकन जो है वो आप खा सकते हैं, बहुत आपके लिए सेफ़ है। उसके बाद साथ साथ जो बाकी प्रोटीन के सोर्सेज हैं, लाल लोबिया है, दालें हैं, चने हैं, वो आप ले सकते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट कोशिश करें कि मीठी चीज़ों से अवॉइड करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, दलिया है, ब्राउन ब्रेड है, ये ऑप्शंस हमारे लिए अच्छे हैं। और फैट्स जो हैं वो हेल्दी खाने की कोशिश करें। एक ब्रेक की जाम जाते हैं वापस से खबरें रात और प्रोग्राम के अगले हिस्से में, अगले हिस्से में हम मजीद इन चीज़ों में बात करते हैं। हमारे साथ ओके खबरदार, वी आर बैक। अच्छा मैडम, अब हम जिस तरह से पिछले हिस्से में आपने बात की है, हमने प्रोटीन्स की बात की है, बाकी जो 2 चीज़ें आपने बोली, अब काइंडली उन पर ज़रा तवज्जो दीजिए। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 55 से 60% तक अलाउड है एक आम बंदे को, और अगर हम शुगर के मरीज़ों की बात करते हैं उसको भी 45 से जो 50% तक है वो अलाउड है। उसमें हमने कौन सा ग्रुप लेना है, उसमें कोशिश करें कि नाश्ता अगर आप कर रहे हैं उसमें आप पराठे की बजाय रोटी खा सकते हैं, देसी घी वाली रोटी खा सकते हैं, और वाइट आटा आपने नहीं लेना। अच्छा, हमारे यहाँ वैसे मिक्स ही ज़्यादातर चल रहा होता है। वाइट आटा नहीं लेना, वाइट आटा शुगर के मरीज़ों के लिए ठीक नहीं है। जो ठीक है वो प्योर जो मल्टीग्रेन आटा है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। मल्टीग्रेन आटा बहुत अच्छा ऑप्शन है शुगर के लिए भी, ब्लड प्रेशर के लिए भी। अगर मल्टीग्रेन अवेलेबल, काफ़ी बात भी हो रही है। मल्टीग्रेन में आपने बनाना कैसे है, बेसन मिक्स करते हैं, उसमें साथ जो है वो थोड़ी सी मकई मिक्स कर लेते हैं, साथ आप गंदम मिक्स कर सकते हैं, वो मल्टीग्रेन बन जाता है, उसमें ग्लूटेन कम हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जो है वो रोटी, आपका वज़न ज़्यादा है तो आप दलिया ले सकते हैं नाश्ते में, बहुत अच्छा। रोटी को तर्क कर दें, हाँ तर्क कर दें तो आप दलिया लेना शुरू कर दें। तलबीना बहुत अच्छा ऑप्शन है, बार्ले का आटा मिक्स करके दूध में बनाते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट फूड थी, और इसके शुगर के मरीज़ों के लिए
बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, किडनी के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इसी तरह कोशिश करें कि मीठे को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अगर फिर भी आपको मीठा मुश्किल है। और अब देखें, अब डॉक्टर अफसर देखें, रमज़ान के अंदर मीठा और जो हमारे शरबत बनते हैं, ठीक है, जिसमें आप टैंक बना लेते हैं, आप रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं, या आप वो इस तरह के और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप मीठे में बना लेते हैं। बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे पीते हैं उसमें कोशिश ये करें कि टैंग ऑलरेडी मीठा है, उसमें इतनी सारी चीनी मौजूद है, रूह अफ़ज़ा ऑलरेडी मीठा है, अगर आप वो वाले टेस्ट अपने बच्चों को दे रहे हैं, दें आप उसमें चीनी की जगह स्टीविया इस्तेमाल। दूध सोडे को आप प्रेफर करती हैं? नहीं, बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। उसमें जो है वो दूध का भी कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। रोज़ा खोल के ना लें, कोशिश करें फलों की स्मूदियाँ बना के लें। जैसे फलों को पानी में ग्राइंड करके उसको ऐसा सच आप ले सकते हैं और चीनी को रिप्लेस करें स्टीविया से। और अगर आपके बच्चे हैं वो चीनी पीते हैं तो गोल पानी, जिसे हम गुड़ कहते हैं, शक्कर, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्टीविया आई थिंक एक ऐसी प्रोडक्ट है या ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है। नहीं है, बता दे लोगों को, मैं यही कहने लगा था कि लगता है कि ये एक्सपेंसिव है। मैं आपको बताऊँ, स्टीविया का एक छोटा सा पैकेट होता है, अगर आप चाय में उसके 4 दफ़ा भी उस पैकेट को यूज़ कर सकते हैं। उसमें इतनी सी उसकी जो क्वांटिटी होती है ना, तकरीबन मैं कह लूँ 2 से 3 पिंच क्वांटिटी, वो 1 टेबलस्पून शुगर से ज़्यादा मीठा कर देती है। तो स्टीविया 0 कैलोरिक शुगर है और बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। अगर कभी आपको एक्सपीरियंस ऑफ स्टीविया का पौधा लेके उसके पत्ते को ही आप पानी में ऐड करके देखो, वो बिल्कुल मीठा हो जाएगा। तो वो 400 रुपये का जो स्टीविया है वो 5-6 किलो चीनी के बराबर होता है। अच्छा, एक पॉइंट आपको पता है, अल्लाह ना करे वैसे, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक अलमिया है कि जो गुर्दे फेल हो जाना और डायलिसिस पे चले जाना, ये भी एक बड़ी तकलीफदेह एक मरहला होता है। और ऐसी सिचुएशन में जाकर आप ज़्यादातर मेडिसिन पे ही रिलाई कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फूड का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आपको बताऊं, जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं ना, वो तो उम्मीद छोड़ के बैठ जाते हैं, बस वो ज़िंदगी के दिन गिन रहे होते हैं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट पुअर है, क्योंकि उन पेशेंट्स को सिर्फ मेडिसिन पे डाल दिया जाता है, उनको ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, उनको हर चीज़ रुकवा देते हैं, आपने खानी नहीं है। फ्लूइड उनका ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड होता है, पानी उन्होंने पीना नहीं होता, और जिनके डायलिसिस होते हैं उनको खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और फिर उसके बावजूद जब पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है ना, तो ये मज़े की बात मैं आपको बताऊंगी कि उसके बाद हमने प्रोटीन बढ़ा देनी है। सही है। आम बंदे को हम 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट प्रोटीन देते हैं, और जब पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है उसको हम 1.3 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट पर प्रोटीन दे सकते हैं, क्योंकि उसका तो डायलिसिस हो रहा है। और हम कोशिश ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसका डायलिसिस हो रहा है, वो क्लीन हो जाता है उसका, तो उसको जो है अगर वो अफोर्ड नहीं करता महंगी प्रोटीन, तो चनों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, हम उनको दे सकते हैं। लोबिया में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, हम उनको दे सकते हैं। चिकन दे सकते हैं, चिकन की मतलब के गर्दने ला के उनको खिला सकते हैं। तो अगर हम उनकी डाइट मैनेज करें तो उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा। उसमें थोड़ा सा उनका आयरन मैनेज करना होता है कि वो आयरन वाली सब्जियां खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा हो। गाजरें जैसे उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगेन मैं बताऊंगी कि लोबिया और चने, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, तो उनको आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती। और उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करनी होती है, एक तो पोटाशियम कम करना होता है, उन्होंने सोडियम कम करना होता है, और फॉस्फोरस कम करना होता है। तो जहाँ भी आप डायलिसिस करवाने जाते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक फूड लिस्ट जो है वो चार्ट लगा हुआ होता है, सिर्फ वो चार्ट निकालें, पेशेंट अपने घर ले आए, और बाकी वो नॉर्मल जिंदगी उसके मुताबिक रखें, उसके मुताबिक रखें, अपना आयरन मैनेज करें, तो वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सिर्फ अपने न्यूट्रिएंट्स को जो है वो मैनेज। अच्छा डॉक्टर साहब, इन दी एंड मैं एक पैगाम आपसे जो है लेना चाहूँगा फॉर द पीपल जो हमें देख रहे हैं, कि आप अपने किडनीज़ को उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन चीज़ों को सिंपली तौर पर ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्थी है। सबसे पहले दिन में 10 ग्लास पानी इसको ऐड करना है, लाजमी पीना है, मस्ट पीना है, और कोशिश करनी है खाना खाने से पहले पानी पीना है। 2 घंटे पहले शुरू हो जाए 2 ग्लास, आधे घंटे पहले 2 ग्लास, दिन में 10 ग्लास पानी पिएं। शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, स्पेशली सारी बेवरेजेस जिनमें बहुत ज़्यादा सोडा ऐड किया जाता है, फॉस्फोरस है, इसको अवॉइड करें, इसको ना लें। बाकी खाना कोशिश करें जितना हो सके घर का खाएं, बाहर के खानों को अवॉइड करें। फास्ट फूड है, बहुत ज़्यादा टैनिन्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल्स है, जितने भी ये बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े जो डेली बेसिस पे इंक्लूड किए हुए डाइट को, उसको नहीं करें। अगर यंग जनरेशन है मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे कि पता नहीं इतनी आई है जो मैं रोक लिया। खाना भी इजी टू ईट है ना, मतलब ऑर्डर किया, कुछ ना किया, घर आपको टेबल पे मिल गया, वीकेंड पे खा लिया, कोशिश किया कि वीकेंड पे खा लिया, नॉट फॉर द डेली बेसिस। ये आपको बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। और उसके साथ साथ जो है वो फलों और सब्जियों को अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाएं। आपने देखा है हमारे यहाँ बच्चों को ही आदत नहीं डालते फल खाने की। फल बिल्कुल महंगे नहीं है, वही जो आपके बच्चे 20-20, 40-40 रुपए लेके आपसे इधर उधर की गंदी चीज़ें खा रहे होते हैं, अब वही अपने बच्चों को सीजनल फ्रूट जो है वो अच्छी क्वांटिटी में खिला सकते हैं और घर का खाना खाएं।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। खबरें ज़्यादा प्रोग्राम को खत्म करते हैं और इसी पैगाम के साथ कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अपने लिए उन चीज़ों का इंतखाब करें जो आपकी सेहत को बेहतरीन रखें और अपनी डाइट में उन चीज़ों का इंतखाब करें जो ना कि आपके ऑर्गन्स को, आपके बॉडी पार्ट्स को ख़राब करें, बल्कि सिर्फ आप ही बीमार नहीं होते, आपका पूरा कुनबा उस बीमारी में आपके साथ बराबर का शरीक होता है। तो अपना सेहत और अपनी ज़िंदगी दोनों का ख्याल रखें। बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।